नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने को है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार ने रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में छोटे और मझोले उद्योगों पर खास ध्यान दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के कामकाज पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र जी। कलराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही, पिछले 2 सालों में आपके मंत्रालय की अहम उपलब्धियां क्या रही हैं? जब मैंने मंत्रालय संभाला तो मैंने अनुभव किया कि जो लघु उद्यमी हैं इनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी कठिनाई थी उनके लिए कि जल्दी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था। वो बड़े इधर उधर परेशान भटकते थे और पैसा देने के पश्चात भी नहीं हो पाता था। तो हमने तय किया कि हम ऐसा आसान तरीका निकालेंगे जिसके कारण लघु उद्यमी अपना रजिस्ट्रेशन ढंग से करा सके। मैंने जब आंकड़े देखा, जो चौथा जनगणना हुई थी उस हिसाब से कितने उद्योग हैं, तो उस आंकड़ों में भी मैंने देखा कि केवल 16 लाख ऐसे यूनिट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जबकि सब मिलाकर 3,60,00,000 पूरी एमएसएमई की यूनिट हैं। तो एक चिंता हुई कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो उस हिसाब से सारा विचार करने के पश्चात अभी गत सितंबर में एक हमने अपने मंत्रालय की तरफ से एक कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उद्यमी को इधर उधर जाना ना पड़े और एक पेज में ऑनलाइन एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो जिसको उसको फिलअप करने के पश्चात तत्काल उसको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाए। हमारे अधिकारियों ने, हम सब लोगों ने मिलकर बनाया और एक उद्योग आधार ज्ञापन मेमोरेंडम तैयार किया। 20 पॉइंट का, एक पेज का ऑनलाइन, उसके फिलअप करने के पश्चात ऑनलाइन है, क्लिक करने के बाद 5 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जा रहा है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उसमें किसी प्रकार की किसी कागजात की जरूरत नहीं, 1 पैसे का खर्चा नहीं, और उस उद्यमी को रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ। और आपको जानकर खुशी होगी कि केवल कुछ महीने के अंदर ही 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया है सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर। इससे बढ़कर के आसान तरीका अभी आज तक कभी लघु उद्यमियों के लिए नहीं रहा। दूसरा, जो उद्यमी हमारा है उसके कर्जे लेने में उसको बड़ी दिक्कत जाती थी। उस पर हम जरूर आएंगे। यही हमारा सवाल है कि छोटे और मझोले उद्योगों को विस्तार दिया जाए। एक सबसे बड़ी जो चुनौती है भारत में वो है रोजगार उपलब्ध कराने की। उस दिशा में कितना आगे बढ़ा जा सका है? चूंकि आप देखें कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो छोटे और मझोले उद्योगों के जरिए रोजगार पाते हैं। न केवल वो लोग जो उद्योग शुरू करते हैं बल्कि उसमें काम करने वाले लोग भी काफी संख्या में। प्रधानमंत्री जी ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि हिंदुस्तान में बेरोजगार नौजवानों की संख्या ज्यादा है, हुनरमंद नौजवान बेकार रहते हैं, और इसलिए ऐसे लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। हमारे मंत्रालय ने इस अभियान के साथ कि बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा, हमने उसके अनुसार कुछ योजनाएं बनाई। और वह एक स्कीम हमने ये बनाई, ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर। ये हमने मैं जब आया हूं तब इसको हमने बनाया है। और इसमें हमने जो थोड़े बहुत टेक्निकल हैंड्स थे, ऐसे लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कम पढ़े लिखे लोग थे, मशीनों पर ट्रेनिंग प्राप्त करें। और इसके लिए हमने लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर का नाम दिया। और लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर में सस्ते दर की मशीनें 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और उस पर लोग ट्रेनिंग करेंगे 6 महीने, 4 महीने,
ट्रेनिंग करने के बाद अगर वो खरीदना चाहेंगे तो उनको प्राप्त हो जाएगी, मैंने बैंक से कर्जा दिलवा दिया जाएगा, और उस पर अपने स्वयं का भी अपने परिवार का भी इंटरप्रेन्योर भी बनेंगे और अपने साथ जोड़ेंगे भी। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, 2 वर्ष के अंदर 22 ऐसे लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हमने शुरू किया है और 2 टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। तो एक रोजगार को बढ़ाने के लिए और उद्यमिता को स्थापित करने के लिए, दूसरा इसके बड़ा भी सामान्य तौर पर छोटे उद्योगों में भी और मध्यम उद्योगों में भी हमें स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता होती है। तो हमने कुछ पूरे देश भर में 18 टूल्स रूम, जिसमें 10 टूल्स रूम है और 8 जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, इसको हमने स्थापित किया है। और साथ ही साथ 15 और टूल्स रूम हैं, और जिसमें इस समय तक हमने 2 वर्ष के अंदर 4 टूल्स रूम की टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम के नाते हमने इसका शिलान्यास किया है। यहां राजस्थान में किया है, भिवाड़ी में, हिमाचल में किया है, बद्दी में, हैदराबाद में किया है, और अभी जम्मू कश्मीर में करना है, जमीन मिल गई उसको भी करेंगे। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, नॉर्थ ईस्ट जोन में जो 8 स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के लिए हमने कहा है वो प्रोजेक्ट बना के दें, सबको लिए 10 करोड़ रुपया इस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम की दृष्टि से हमने स्थापित करने का कहा है। तो उसके कारण स्किल्ड मैन पावर, उसमें एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी काम कर सकते हैं और साथ ही साथ इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही साथ पीएमईजीपी के माध्यम से भी हमने इसको करने की कोशिश की है। आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खास मुलाकात केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र से जारी रहेगी। हर दिन बदलती खबरें, हर पल बनती नई सुर्खियां, खबरों की रफ्तार के साथ हर दोपहर दुनिया की ताजा तस्वीर। दोपहर समाचार रोजाना 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र से। कलराज जी, बात हो रही थी क्या क्या आपने पहल की है, खासतौर पर स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो है हुनरमंद लोग आए छोटे और मझोले उद्योगों के लिए। लेकिन जो सबसे अहम चुनौती होती है वो कर्ज जुटाने की है। छोटे उद्योगों के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए आसान नहीं होता कि बैंकों से उनको आसानी से कर्जा मिले। इस दिशा में क्या पहल की गई है अभी तक और क्या परिणाम सामने आए हैं? प्रारंभ में भी हमने बताया आपको कि मंत्रालय संभालने के पश्चात सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने यही उभर करके आई थी। लघु उद्यमियों ने कहा था कि हमें कर्जे जल्दी नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जबकि हमारे गाइडलाइन के माध्यम से और जो हमारा एक्ट बना है उस जरिए से इस बार की बात आई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी गाइडलाइन के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो ये कहा था कि 20% कर्जे लघु उद्यमियों को प्रतिवर्ष बैंक दिया करेंगे, और इतना ही नहीं तो हर वर्ष 10% उनका अकाउंट भी खुलता जाएगा, खाता भी खुलता जाएगा। और यह भी कहा कि 60% अग्रिम कर्जा भी दे सकते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के आधार पर चीजें आई। दुर्भाग्य है कोई चीज नहीं हो पा रही है, और उसके कारण जो ये भी बात तय की गई थी कि 1 करोड़ तक का जो कर्जा दिया जाएगा वो कोलेटरल फ्री होगा, लेकिन इसमें भी बैंक के कारण दिक्कत जा रही थी। तो इसके लिए हमारा मंत्रालय ये निर्णय लिया कि इसके लिए गारंटी हम लेंगे और 1 करोड़ तक का कर्जा लघु उद्यमी ले सके, इस दृष्टि से उसको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए क्रेडिट गारंटी की बात हमने सुनिश्चित की। और हमने क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम चालू किया। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, इस समय 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारा कार्बस फंड के रूप में है, और उसके आधार पर 22 लाख से ज्यादा इकाइयों को
हमने इसके कारण लाभ पहुंचाया है। ये हमारी कोशिश है ताकि हम लघु उद्यमी को कर्जे दिलाने की दृष्टि से किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस प्रकार की हम व्यवस्था कर सके। साथ ही साथ हमने ये किया, लघु उद्यमी उद्यम लगा लिया, उद्योग लगा लिया, लगा देने के बाद मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इसको रिनोवेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए हमने एक स्कीम बनाई और उसमें 15% का हमने लघु उद्यमी को सब्सिडी देने का तय किया और उस स्कीम का नाम है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। अगर 1 करोड़ का कर्जा लेते हैं तो 15% हम उसे सब्सिडी देते हैं, जिसके कारण उनके मशीन का अपग्रेडेशन हो सके और भी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, उसके लिए गुणवत्ता युक्त सारी चीजें हों। हमने एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूअस प्रोग्राम के अंतर्गत भी हमने सब्सिडी देने का फैसला किया है और उसमें भी इसी प्रकार का 15% की हम सब्सिडी देते हैं, वो उद्यमी उससे ले। तो उसके जो फाइनेंसेस का प्रश्न है, हमने इस तरीके से उसका समाधान निकालने का प्रयास किया है। साथ ही साथ वो अलग से नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग एजेंसी के माध्यम से भी वो ले सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से भी ले सकते हैं, तो उसमें भी हम उनको मदद करते हैं। तो हर स्तर पर लघु उद्यमियों को फाइनेंस की दृष्टि से भी कठिनाई न जाए, ये हमारी तरफ से प्रयास है। ऐसा देखने को मिला है कि कई लघु उद्यमियों को अपना जो है उद्योग बंद करना पड़ता है, अलग अलग चुनौतियों की वजह से बाजार काफ़ी प्रतिस्पर्धा वाला है। तो ऐसे में जो बंद पड़े उद्योग हैं, छोटे और मझोले उद्योग, उनको फिर से चालू किया जाए, उसके लिए क्या कदम उठाया गया और क्या नतीजे सामने आए? देखिए, हमने इसका विश्लेषण किया और आपकी जानकारी के मैं बता दूं, हमने पूरे देश भर के जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन थे, सभी स्टेक होल्डर्स और बड़े बड़े भी जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनकी मीटिंग ली और उनके सबके सुझाव लिए कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और ये प्रयास किया कि उनके सुझावों को हम अपने ढंग से सामने रखते हुए कार्यान्वित करने की दिशा में हम प्रयास करें। हमने देखा कि उद्यमी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, इनकी कठिनाई जा रही है, सीख हो रहे हैं। तो जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया, सीख ना होने पाए इसके लिए हमने एक नोटिफिकेशन जो एमएसएमई एक्ट 2006 था, क्लास 9 है, उसके कारण अधिकार के आधार पर हमने नोटिफिकेशन जारी किया, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेज, ताकि वो सीख ना होने पाए। और सीख यूनिट जो है, अगर कुछ रिवाइव हो सकती है तो उनके लिए भी है कि वो भी अप्लाई करें, उनके बारे में विचार किया जा सकता है। तो ये तो तरीका हमने इस प्रकार का निकाला। दूसरा तरीका हमने ये निकाला कि विशेषकर जो इंडस्ट्रीज है, रेटिंग में जब वो बिल्कुल कम हो जाती हैं तो उनको बैंक से कर्जा नहीं मिलता है। तो रेटिंग के लिए रेटिंग एजेंसी बड़ी महंगी है, छोटा उद्यमी रेटिंग एजेंसी को इस तरह से ला नहीं पाता। तो इसके लिए हमने उसको मदद की है और हमने उसको 75% का सब्सिडी दी है, 75% या 40,000। तो हमारा NSIC है, उसके माध्यम से परफॉर्मेंस रेटिंग के दृष्टि से जो रेटिंग एजेंसी है उसको हम वहां देते हैं और उद्यमी को 40,000 की हम सुविधा भी प्रदान करते हैं, ताकि रेटिंग के माध्यम से वो सामने आए और आगे बढ़कर के वो कर्जा ले सके। तो हमारा प्रयास है वो सीख न होने पाए, आगे बढ़ता जाए। रॉ मटेरियल के हिसाब से भी, रॉ मटेरियल की भी कठिनाई जाती है, तो NSIC की तरफ से हमने रॉ मटेरियल का भी इंतजाम किया है और NSIC रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, सस्ते हिसाब से प्रोवाइड करता है, एक सुनिश्चित सीमा के अंतर्गत प्रोवाइड करता है। तो उसके कारण भी हमारी कोशिश है कि वो रॉ मटेरियल ले सके। और जो मार्केटिंग की आपने बात की, जो मैन्युफैक्चर्ड माल है, इसकी मार्केटिंग ठीक से हो सके। इसी सवाल पर हम आते हैं कि एक चुनौती ये रही है कि जो लघु उद्यमियों का जो उत्पाद है उसको एक बड़ा बाजार मिल सके, न केवल भारत में बल्कि अगर विदेश में उसको निर्यात किया जा सके। तो इस दिशा में कि उन्हें भी एक बड़ा बाजार मिले और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके मुकाबले वो चुनौती झेल सकें, क्या कदम उठाए गए? उसके लिए मैंने आपको बताया ना, मैं उसी पर आपको बताने जा रहा था। क्या वो छोटा उद्यमी है, उद्योग है, उसने माल तैयार किया, बिक नहीं रहा है, तो हमने 2012 में हमारे मंत्रालय ने एक कानून बनाया और वो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के नाम पर कानून था। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है, PSUs हैं,
उनके लिए कहा गया कि एमएसएमई के द्वारा निर्मित माल को कम से कम 20% ये खरीदे। हमने देखा कि उसका कुछ लोगों ने खरीदा, कुछ लोगों ने नहीं खरीदा। तो इसके लिए 1 अप्रैल 2015 को हमने इसको मैंडेटरी कर दिया। अब उसका लाभ ये हुआ है, पीसीयूज खरीदना शुरू कर दिए हैं और आपको जानकर प्रसन्नता होगी 18,000 करोड़ से ज्यादा की खरीद हुई है। हमने एमएसएमई के लिए जो उनके द्वारा उत्पादित माल है उनके लिए टेंडर के अंदर भी सुविधा प्रदान की है। अर्नेस्ट मनी नहीं जमा करनी पड़ेगी और टेंडर अगर होता है तो L1 + 15% उनको सुविधा दी जाती है ताकि उनका माल ढंग से खरीदा जा सके। हम इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं ताकि उनका माल ठीक से जाए। मॉनिटर करने के लिए पीसीयूज की मीटिंग भी ले रहे हैं। 3 बार पीसीयूज की मीटिंग ले चुके, अब पीसीयूज जो है खरीदना शुरू कर दिए हैं। दूसरा, जगह जगह एग्जीबिशन लगाते हैं। इस एग्जीबिशंस में इन उद्यमियों को सुविधा प्रदान करते हैं, वो अपने माल को ले जाते हैं। डोमेस्टिक यूज की दृष्टि से भी सारी चीजें होती हैं और साथ ही साथ वेंडर डेवलपमेंट भी होता है। जो उद्यमी होता है वो भी, जो बायर होता है वो भी, दोनों साथ साथ एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें सामान वो खरीदते हैं। तो ऐसे कई स्थानों पर हमने किया है, इसके लिए हम अच्छा पैसा खर्च करते हैं। डोमेस्टिक दृष्टि से भी एग्जीबिशंस, फेयर ये लगाते हैं और अब्रॉड में भी, विदेश में भी उनका माल जा सके, इसके लिए भी हम एग्जीबिशन लगाते हैं और उसके लिए हम उद्यमी को बाकायदे सुविधा प्रदान करते हैं। उनको हम एयर फेयर देते हैं, वहां स्टॉल की दृष्टि से व्यवस्था करते हैं और वो जाते हैं। ऐसे इसके कारण अगर उनका अच्छा माल है तो विदेशों में भी उसकी मांग बढ़ती है। तो हमारी तरफ से मार्केटिंग के हिसाब से भी इस प्रकार का प्रयास है। कलराज जी, खादी की लोकप्रियता बढ़े, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें एक विशेष रुचि ली है, युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़े, आपके मंत्रालय ने कौन कौन से अहम कदम उठाए हैं? देखिए, खादी इसको हम स्वयं में एक विचार मानते हैं, एक स्वदेशी का विचार, देश की एकता को स्थापित करने वाला विचार और पूरे देश के भावना को एकता के सूत्र में ग्रथित करने वाला विचार। और इसलिए खादी से निर्मित माल लोग अधिक से अधिक ले सकें, ये हमारी कोशिश है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर लगातार जोर दिया है। उसका परिणाम ही हुआ है कि खादी की तरफ लोग बड़ी तेजी के साथ अग्रसर हुए हैं, खरीदना शुरू किए हैं। हमने तय किया कि खादी बाजार के अंतर्गत एक स्पर्धा की स्थिति भी निर्माण कर सके, क्योंकि खादी आकर्षक बनाया जाए, उसके द्वारा बने हुए कपड़े भी आकर्षक हों। तो उसके लिए भी हमने डिजाइन की भी बात की है और पहली बार ऐसा हुआ है कि युवा ये अनुभव करने लगा है कि जो खादी की डिजाइन है ये अच्छी है, खरीदना शुरू कर दिया है। हमने डेनिम खादी भी शुरू की है, हमने टी शर्ट का भी इसके माध्यम से किया है। अब परिणाम ये हुआ है कि लोग अधिकाधिक मात्रा में खादी की तरफ उन्मुख हुए हैं और साथ ही साथ खादी अधिक से अधिक लोग उपयोग कर सकें। विभिन्न मंत्रालयों को भी हमने आमंत्रित किया है, उनसे आग्रह भी किया है कि अपने यहाँ अधिक से अधिक खादी लेना शुरू कर दें। जगह जगह हमने मार्केटिंग की दृष्टि से खादी के एग्जीबिशंस भी लगाए हैं ताकि जो खादी की संस्थाएं हैं वो अच्छा माल पैदा करें, अच्छा उत्पादन करें और फिर वहां ले जाएं। इसके लिए चरखे अच्छे हों। अभी हमने चरखों को रिनोवेट करने के लिए सहयोग प्रदान किया है संस्थाओं को। 300 संस्थाओं को हमने बाकायदे KRDP के माध्यम से, खादी रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हमने उनको पैसे दिए हैं ताकि वो रिनोवेशन के अंतर्गत खादी अधिक से अधिक उत्पादित हो सके और जगह जगह लोग ले सके। खादी की दृष्टि जो कतिन है, कारीगर है, वो जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से उनका उन्नयन नहीं हो सकता था, तो उनका भी ढंग से उनको पैसे मिल सके, इसके भी हमने MDA के माध्यम से व्यवस्था की है। और MDA के माध्यम से मार्केटिंग प्रमोशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के असिस्टेंस प्रोग्राम के माध्यम से हमने एक कोशिश की है कि जो पहले संस्थाओं को और बाकी लोगों को हम देते थे 20%, 30% ऐसे करके और कतिन को केवल 30% तक मिला था, इस बार 40% से ज्यादा जो हमारा कारीगर है उसको लाभ प्राप्त हो ताकि वो अपने को ठीक महसूस करते। वर्कशेड उनका ढंग से हो सके। वर्कशेड के दृष्टि से भी पहले 60,000 और 40,000, 60,000 इंडिविजुअल के हिसाब से और 40,000 जो
ग्रुप के हिसाब से उनको दिया जाता था, उनको और अधिक देने का हमने प्रयास किया है। वहां उनका आधारभूत ढांचा ठीक से हो सके, संस्थाएं कमजोर हैं, उनको और व्यवस्थित बनाने के लिए हमने आधारभूत ढांचा का विकास खादी का ये सुनिश्चित किया है और उनको हम करोड़ में पैसा देते हैं और 300 करोड़ हमने इस बार करके किया था। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, काफी खादी की संस्थाएं ठीक दिशा में करी हैं और परिणाम ये हुआ है कि पिछले बार की तुलना में 40% से ज्यादा खादी प्रोडक्शन भी हुआ है और उससे अधिक बिक्री भी हुई है। कलराज जी, आपके मंत्रालय ने बहुत सारे जो कदम उठाया, आपने उसकी चर्चा की, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या चुनौती आप लोगों के सामने आई जब आपने कई नए कदमों का ऐलान किया, कोशिश की, और राज्यों से किस तरह का तालमेल रहा, किस तरह का सहयोग मिला? देखिए, बगैर राज्य के सहयोग से तो चीजें नहीं हो सकती और हमारी हमेशा कोशिश रही है कि राज्य के साथ बैठ कर विचार करें और विचार करते हुए कैसे हम अपने स्कीम्स को आगे बढ़ा सकें, ये हमने हमेशा प्रयास किया है। और इसके लिए हमने एमएसएमई कॉन्क्लेव सब जगह करना शुरू किया है। नॉर्थ का हमने चंडीगढ़ में किया था, जिसमें हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और ये सारे प्रदेश आए हुए थे। नॉर्थ ईस्ट में हमने किया था, जिसमें सभी 8 स्टेट्स आए थे। जगह जगह हम करते जा रहे हैं और उन स्टेट्स के लोगों से, इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जहां जाता हूं चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, वहां बैठ कर विचार करते हैं, स्कीम्स देते हैं और सहयोग की अपेक्षा करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अभी हमारे जो स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, यहां तक कि राज्य सरकारों को भी जानकारी नहीं है। यह आश्चर्य हुआ मुझे। तो स्कीम्स की जानकारी दे रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, अब मुझे प्रोजेक्ट बना के दो। पहले यह था कि डिमांड ड्राइवन सारी चीजें होती थी, मैंने कहा नहीं, मांग के आधार पर चलेगा नहीं। हमने कहा नहीं, हम कहेंगे कि आप बना कर दीजिए, हम आपको दे रहे हैं, इस स्थान पर है। और इसलिए आज हमारे पास प्रोजेक्ट बन के आ रहे हैं, उसे हमने करना शुरू किया है। हमारी कई योजनाएं ऐसी थी, हमारी जैसे स्फूर्ति की योजना है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को रीजनरेट करने के लिए ऐसी स्कीम है, उसको हम अच्छा फंड देते हैं और उसमें ज्यादातर कारीगरों, कलराज जी समय की कमी है, 44,000 कारीगरों को हमने इसमें लाभान्वित किया है। तो बहुत सारे और मुद्दों पर बात हो सकती थी, लेकिन एक अंतिम सवाल ये कि आगे की कार्य योजना क्या है? जो बाकी 3 वर्ष है उसमें मंत्रालय अपनी तरफ से कौन से अहम कदम उठाने वाला है, उसके लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है क्या? आगे की कार्य योजना हमने सुनिश्चित किया है कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड और एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड हम योजना को बनाकर उसको पूर्ण करें। उन योजनाओं को समय से हम कार्यान्वित कर डालें, ये हमारी कोशिश है। पिछले बार तो इस समय 5-10 करोड़ भी नहीं आवंटित हुआ था, हमने तो आवंटित करके कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी जो कल्पना है, उनकी जो सोच है और हिंदुस्तान की जो आवश्यकता है, उसके अनुरूप एमएसएमई अपना एक स्वरूप दिखाएगी और हिंदुस्तान को विकसित देश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करेगी। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।